नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AK's ऑर्गेनिक। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। तो आप +2 में भी इसे पढ़ते हो, फिर BSc में भी और MSc में भी पढ़ते हो, चाहे वो IIT JEE की प्रिपरेशन हो या फिर JEE मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन आप कर रहे हो। इसके साथ साथ किसी भी MSc एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे IIT JAM हो, CSIR NET JRF की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो नेम रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नेम रिएक्शन बेस बनाता है टू अंडरस्टैंड मैनी मोर नेम रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी मोर नेम रिएक्शंस। जैसे अगर आपने आज के वीडियो में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को सही से समझ लिया तो ये बेस बनाएगा टू अंडरस्टैंड रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन, नॉर्नेजल रिएक्शन। इसके साथ साथ आपको कैनिजेरो में भी इसकी हेल्प मिलेगी, मैनिक रिएक्शन में, क्लेजन-स्किमिट कंडेंसेशन रिएक्शन में और क्लेजन-एस्टर कंडेंसेशन रिएक्शन में। इसके साथ साथ और भी रिएक्शंस में आपको हेल्प मिलेगी। और इसमें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में, क्लोज्ड या फिर जिसे मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं इसके बारे में। इन दोनों के बारे में मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, इनके मैकेनिज्म क्या है वो बताऊंगा, और जो की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, बेसिक पॉइंट्स हैं, चाहे वो एडवांस लेवल के पॉइंट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, यहाँ मैंने बहुत एग्जाम्पल लिए हुए हैं दोनों ही रिएक्शन के, तो आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो आज का ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एल्डोल कंडेंसेशन का, चाहे वो सेल्फ कंडेंसेशन से रिलेटेड या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप आराम से वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो सब कुछ अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट क्या है। द सबस्ट्रेट फॉर इट इज एनी एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ देखो CHO ग्रुप एल्डिहाइड के लिए, यहाँ जो R ग्रुप है ये कीटोन को दिखा रहा है क्योंकि R जो है यहाँ कोई भी एल्काइल या अराइल ग्रुप आप ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसके रिस्पेक्ट में, CO ग्रुप की रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे। तो इसलिए एनी एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये जो है सबस्ट्रेट है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए। जब इसको ट्रीट करते हैं हम किसी एसिड या बेस से, तो ये सबसे पहले हमें देता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, तो इसे बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इसे हम एल्डोल और कीटोल भी बोल सकते हैं। कब? जब यह एल्डिहाइड ग्रुप हो तो Al वर्ड एल्डिहाइड के लिए, और जो ये OL है ये अल्कोहल ग्रुप की वजह से, तो ये एल्डोल कहते हैं तब इसे। अगर यहाँ कीटोन ग्रुप है तो KET जो वर्ड है ये वाला, ये आया है कीटोन ग्रुप की वजह से, और OL जो है ये अल्कोहल की वजह से, तो ये कीटोन। बट स्टिल कीटोन की फॉर्मेशन होती है, स्टिल इसे जो है इस रिएक्शन को, मतलब इसे भी इंक्लूड किया गया है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो इसे भी हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में लेते हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनने के बाद जब इसको फर्दर हम हीट करते हैं, देखो एसिड और बेसिक मीडियम तो होगा ही, जब हम इसे फर्दर हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगी और हमें मिलेगा अल्फा बीटा। देखो यहां पर अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। इसे इनर या इनोन भी बोल सकते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर है तो देखो इन इस डबल बॉन्ड की वजह से, Al जो है इस एल्डिहाइड की वजह से, तो इनर हुआ। अगर कीटोन है यहाँ पर तो इन जो है डबल बॉन्ड की वजह से, और जो ओन वर्ड है यहाँ कीटोन की वजह से, तो उस केस में उसे हम इनोन भी बोल सकते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे दैट when any aldehyde or ketone having alpha hydrogen atom is treated with any acid or base, first give beta hydroxy aldehyde or ketone, which further upon heating loses water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पर एसिड और बेस क्या क्या हो सकते हैं,
जनरली जो एसिड हम लेके चलते हैं वो HCl और H2SO4, इसके साथ साथ हम कोई और एसिड भी ले सकते हैं जो कि H पॉजिटिव प्रोवाइड करे। बेस जो है हम NaOH और KOH जो है जनरली यूज करते हैं, NaOH और KOH। फर्दर बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट भी, इसके साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बेस भी यूज कर सकते हैं। जहां तक इसके मैकेनिज्म की बात है तो आपको याद रखना है कि हमें मैकेनिज्म में 2 मॉलिक्यूल की जरूरत होगी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये दोनों एल्डिहाइड सेम एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों सेम कीटोन हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, 2 डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं। उसी बेसिस पे हम सेल्फ कंडेंसेशन बोलते हैं या फिर क्लोज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आपके पास होने चाहिए। इसका जो है एसिडिक मीडियम में एल्डोल रिएक्शन हुई, बेसिक मीडियम में एल्डोल रिएक्शन हुई, दोनों सेम मॉलिक्यूल देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन फर्दर जो ये डिहाइड्रेशन वाला स्टेप होता है तो एसिडिक मीडियम में वो अलग मैकेनिज्म से जाके फाइनल प्रोडक्ट देता है, बेसिक मीडियम में अलग मैकेनिज्म से वो डिहाइड्रेट होकर प्रोडक्ट देता है। तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी एसिडिक मीडियम हो और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है तो जो ये डिहाइड्रेशन होगी ये है इवन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू होगी और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। और जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बेसिक मीडियम में कर रहे हैं हम यहाँ पर OH, जब भी आप बेसिक मीडियम में हम कर रहे हैं रिएक्शन को तो ये जो एलिमिनेशन और डिहाइड्रेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ वो इवन CP एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू होगी और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कि एसिड कैटालाइज में मैकेनिज्म क्या होता है और बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन में मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले एसिड कैटालाइज, तो स्टेप 1 जो है वो है जनरेशन ऑफ इनोल। ओके, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट है NaAldehyde और कीटोन, तो यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस है H पॉजिटिव की, तो इसके लोन पेयर अटैक करेंगे H पॉजिटिव पर, इस मॉलिक्यूल को देंगे। फिर जो है इसमें कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म हो सकती है, आप देख सकते हो यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा और ये जो है डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी और ये जो पर्टिकुलर इनोल मिलेगा हमें, ये दोनों जो है कीटोइनोल टोटोमर्स हैं और यहाँ पर हमें पहले मिल गया इनोल। सेकंड स्टेप जो है वो है इस इनोल का अटैक होगा किस पर, ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब इसके हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए पूरी रिएक्शन के लिए, पहले मॉलिक्यूल से हमें इनोल मिलेगा, सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैक होगा। तो ये देखो ये तो है हमारा सेम इनोल यहाँ पर, तो ये इनोल का अटैक होना है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया, लेकिन एसिड प्रेजेंट है तो ये जो है प्रोटोनेटेड होगा यहाँ पर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसकी वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अटैक कैसे होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी, ये इस पर अटैक करेगा और ये यहां शिफ्ट होगी, ठीक है। तो देखो मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे अटैक किया इस CH3 को मैंने यहां लिख दिया इस कार्बन से देखो ये कार्बन यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ जो CH3 है वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसका जो H और R अटैच है वो यहाँ पर, फिर उसके बाद यहां से देखो OH बचेगा अपने पास, तो यहाँ पर OH लिख दिया। उसके बाद ये वाला कार्बन आ गया जिसने अटैक किया, फिर उसके बाद ये वाला, इसमें देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा ना, तो C डबल बॉन्ड हो HR, तो ठीक है ये वाला हो गया, ये वाला H जो है निकलेगा रिएक्शन में। उसके बाद एसिडिक मीडियम है H पॉजिटिव, ये जो है हमारा बन गया ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, जिसे हम एल्डोल या कीटोल भी बोल सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि जब यहाँ पर एल्डिहाइड है तो एल वहां से और अल्कोहल की वजह से ओल आया, तो ये जो है एल्डोल नाम पड़ा इसका। और अगर कीटोन में ये रिएक्शन हम करते हैं तो कीट जो वर्ड है KET वो कीटोन से आया और ओल वर्ड जो है अल्कोहल की वजह से वो कीटोल, ऐसे। फिर जो है एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये जो लोन पेयर है इस पे अटैक करेंगे, क्योंकि हमारा मीडियम तो एसिडिक है ना, H पॉजिटिव है मीडियम में, तो ये H पॉजिटिव पर अटैक किया, ये प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन हो गया अपने पास, तो यहां से जो है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया। उसके बाद डबल बॉन्ड का क्रिएशन होना है, तो यहाँ पर जो H है
ये वाला H ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, यहां से H पॉजिटिव निकला और जो है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया अल्फा बीटा। देखो ये Cu के कोरस्पॉन्ड में अल्फा पे है, ये बीटा पे है, तो ये देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन मिल गए हम, तो ये एसिड मीडियम में है। तो देखो यहां तक तो आपको सब समझ आया। उसके बाद जो ये डिहाइड्रेशन हुई है, ये जो मैकेनिज्म लिखा है, ये एक्चुअल में है इवन एलिमिनेशन। तो जब भी एल्डोल रिएक्शन जो है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो एसिड मीडियम में होगी, तो वाटर की जो एलिमिनेशन होनी है इस एल्डोल या कीटोल से वो इवन एलिमिनेशन के थ्रू होगी। तो ये यहां पर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद बेस कैटालाइज में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा रिएक्शन का वो होगा जनरेशन ऑफ इनोलेट आयन, राइट, जनरेशन ऑफ इनोलेट आयन। आयन क्यों? क्योंकि वो चार्ज होगा। देखो यहां पर बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम लिया है, तो ये जो है इसका जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम को लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। तो ये चीज देखो, पहले इसने H को लिया, उसके बाद ये कार्बन आयन जनरेट हो गए यहाँ पे, ठीक है, ये कार्बन आयन जनरेट हुआ। उसके बाद ये कंजुगेशन में है, ये देखो ये यहां से और ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट, तो ये जो है पर्टिकुलर अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, तो इसे बोलते हैं इनोलेट आयन। ये है इनोलेट आयन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इनोलेट आयन जनरेट करना था, बेस कैटालाइज में हमने किया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है बेस कैटालाइज में वो है अटैक ऑफ दिस इनोलेट ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये है हमारे पास इनोलेट, मैंने यहां लिखा। उसके बाद दूसरा कोई मॉलिक्यूल ले लिया, यहां पर देखो COHR, इसी का एक और ये वाला मॉलिक्यूल हो गया, दो मॉलिक्यूल लेने हैं हमें। तो उसके बाद जो अटैक है वो देखो ये यहां और ये जो है यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर जो देखो सबसे पहले ये जो कार्बन है इसे पकड़ लो, यहां पे है ये कार्बन। उसके बाद इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से CH3 अटैच है, तो मैंने यहाँ CH3 लिख दिया। उसके बाद HR अटैच है, हमने यहाँ HR लिख दिया। उसके बाद यहाँ O नेगेटिव बनेगा तो O नेगेटिव आ गया। उसके बाद ये कार्बन अटैच होगा, यहाँ आ गया। उसके बाद ये कार्बन होगा वो यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हुई तो यहाँ आ गई। RH है तो ये RH लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखो यहां से बेसिक मीडियम था, OH नेगेटिव ने H लिया तो वाटर मॉलिक्यूल निकला, रिएक्शन में आया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यही है जो कि यहां से निकला, वो रिएक्शन में प्रेजेंट है। तो ये जो O नेगेटिव है ये इस H पर अटैक करेगा और इस OH नेगेटिव को निकाल देगा। इस O नेगेटिव ने H पे अटैक किया वाटर के, OH नेगेटिव को निकाल दिया। और उसके बाद देखो ये हमारे पास आ गया अल्फा बीटा। देखो CO की रिस्पेक्ट में अल्फा, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। उसके बाद होनी है डिहाइड्रेशन, डबल बॉन्ड का क्रिएशन होना है। तो बेसिक मीडियम है OH नेगेटिव। उसके बाद जो है इस OH नेगेटिव जो है ये यहां पर जो H है इसकी अल्फा पोजीशन में, इस पर अटैक करेगा, राइट। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे जिससे कि इस कार्बन आयन का जनरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये जो कार्बन आयन है ये यहां जाएगा और ये जो है OH नेगेटिव निकल जाएगा रिएक्शन मीडियम से और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो यहां पर बेसिक मीडियम में ये, अब ये ध्यान रखना है, देखो मैंने यहां पर जो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बना। उसके बाद जो डिहाइड्रेशन का स्टेप बेस कैटालाइज में हुआ है वो है E1CB एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एसिड कैटालाइज में कौन सा था? इवन मैकेनिज्म की वजह से ही तो यहां पर वाटर निकलकर कार्बोकेटायन बना, फिर H निकलकर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इवन एलिमिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो था यहाँ। और यहां पर देखो जब डिहाइड्रेशन हुआ तो E1CB एलिमिनेशन मैकेनिज्म लगा। E1CB में क्या होता है, सबसे पहले तो है जो अल्फा हाइड्रोजन एटम उसे निकालता है बेस, कार्बन आयन का जनरेशन होता है और ये कार्बन आयन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एज अ लिविंग ग्रुप निकालता है।
क्योंकि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो बहुत जो है वीक लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो उसकी जो अगर उसे निकालना है तो जो है एक स्टेबलाइज कार्बन आयन चाहिए, और ये स्टेबलाइज कार्बन आयन बना क्यों, इस CO ग्रुप की वजह से, क्योंकि ये जो कार्बन आयन है ये इसके साथ कंजुगेशन में है। देखो यहां से यहां जा सकता है, O के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये कंजुगेशन में है, इसकी वजह से जो है ये स्टेबल बनता है और फर्दर जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप को इस रिएक्शन मीडियम से निकाल सकता है, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट का ये बनेगा हमारे पास। तो अब आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के जो की पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको एसिड कैटालाइज और बेस कैटालाइज मैकेनिज्म के बारे में बताया, तो जो बेस कैटालाइज है उसमें हम जनरली जो है डाइल्यूट एल्कली यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप +2 की बुक उठाओगे और ये रिएक्शन को पढ़ोगे तो आपको जो है रिएक्शन में डाइल्यूट NaOH लिखा हुआ मिलेगा। क्यों लिखा होता है, या फिर आप बहुत सारी भी आप प्रदीप्स की बुक्स देख लो BSc की जो है उसमें आपको डाइल्यूट NaOH मिलेगा, या यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है जिसमें डाइल्यूट NaOH लिखा है। तो वो क्यों, क्योंकि जब हम डाइल्यूट एल्कली यूज करते हैं और जो लेस बेस कंसेंट्रेशन यूज करते हैं, जैसे 10% NaOH यूज कर लिया, तो उसमें जो है हम एल्डोल को जो है सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं 50% NaOH यूज कर रहा हूँ, मतलब कि हाई बेस कंसेंट्रेशन यूज कर रहा हूँ, तो मैं जो है एल्डोल को सेपरेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे डायरेक्ट जो है डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा। इसलिए जो है जनरली डाइल्यूट एल्कली का यूज करते हैं ताकि एल्डोल को सेपरेट कर सके। फर्दर आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने एल्डोल को सेपरेट कर लिया और जो है एलिमिनेशन करनी है, तो सेपरेटेड एल्डोल में तो हम एसिड से भी कर सकते हैं, बेस से भी कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन अगर इसी में है हाई बेस कंसेंट्रेशन हमने यूज किया है, तो बस उसे फर्दर हीट करना है और इवन CB मैकेनिज्म होगा। ये याद रखना है आपको कि बेस कैटालाइज रिएक्शन में हमेशा इवन CB मैकेनिज्म होगा डिहाइड्रेशन के लिए। ऐसे ही एसिड कैटालाइज में जो एलिमिनेशन है वाटर मॉलिक्यूल की, वो इवन एलिमिनेशन होगी, इवन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से जो है वो डिहाइड्रेशन होगी। इसके साथ साथ जो इसमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है वो इजियर होती है एज कंपेयर टू दिस बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि आपने जो है जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा है आपने, तो वो कैसे करते हैं, H2SO4 उसमें डाल दिया या सल्फ्यूरिक HCl उसमें डाल दिया, तभी जो है हम पर्टिकुलर जो है एल्कीन बनाते हैं उस केस में। तो इवन एलिमिनेशन से जो है ये डिहाइड्रेशन जो है वो इजीली हो जाती है। तो इसलिए जो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है उसमें हमें जनरली जो है एल्डोल नहीं मिलता है, हमें जनरली क्या मिलता है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इनोल जनरेट होता है एसिड कैटालाइज्ड में। हम फर्स्ट स्टेप में जो है इनोल जनरेट करते हैं, तो इनोल्स आर लेस न्यूक्लियोफिलिक देन इनोलेट आयन, ऑब्वियसली, क्योंकि ये है आपका इनोल OH और ये है आपका इनोलेट। अब इनमें से कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ऑब्वियसली चार्ज मॉलिक्यूल है इनोलेट आयन, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। इसमें चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हालांकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये अटैक करता है फर्दर, तो इसलिए जो है इनोल्स आर लेस न्यूक्लियोफिलिक देन इनोलेट आयन। अब आप पूछेंगे कि अगर इनोल लेस न्यूक्लियोफिलिक है तो रिएक्शन कैसे होती है, तो एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में ये देखो हमारे पास ये है इनोल, ठीक है, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो किस फॉर्म में होता है हमारे पास, प्रोटोनेटेड फॉर्म में, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है दूसरे मॉलिक्यूल का जिससे रिएक्ट करेगा इनोल, ये है प्रोटोनेटेड फॉर्म में, जिसकी वजह से ये देखो यहाँ पे कंजुगेशन और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, और अगर आप कंजुगेशन करो तो पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रोटोनेटेड जो है ये मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे इनोल जो है इसके साथ रिएक्ट होता है और एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ इन दोनों में आप मतलब आपको याद रखना है कि जो हाई टेम्परेचर है या फिर हाई रिएक्शन टाइम जो है वो हमें डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ही देगा, ना कि एल्डोल या कीटोन को हम सेपरेट कर पाए। ओके, अब ये बात है कि एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड में से किस रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है। तो बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है या मोर कॉमन है एज कंपेयर टू एसिड कैटालाइज्ड। इसका रीजन क्या है,
क्योंकि आप जो है जितने भी एग्जाम्पल लगभग पढ़ेंगे उसमें जो है आपको NaOH, डाइल्यूट NaOH, KOH, सोडियम बाइकार्बोनेट या रेयर केसेस में जो है HCl लिखा हुआ मिलेगा, बहुत कम केसेस में मिलेगा। तो जनरली जो है या प्रेफरेंस जो है हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन को देते हैं। क्यों? क्योंकि बेस कैटालाइज्ड जो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो जो है हाई यील्ड देती है हमें एज कंपेयर टू एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके साथ साथ जो है एसिड कैटालाइज्ड में जो है हमें लगभग जो है पॉलीमराइजेशन या डायमराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से जो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए हमें वो नहीं मिल पाता है हमें, ठीक है। तो इस पॉलीमराइजेशन और डायमराइजेशन की वजह से एसिड कैटालाइज को प्रेफर नहीं किया जाता, बेस कैटालाइज रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है। एंड बेस कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज मोर कॉमन, ओके। फर्दर जो है ये ध्यान रखना है आपको कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को इनोलाइज करने के लिए इनोल फॉर्म में या इनोलेट आयन बनाने के लिए हमने क्या यूज किया? एसिड और बेस यूज किया। तो मैंने कहा बेस कैटालाइज को हमें प्रेफर करना है। तो अब मैं बेस कैटालाइज की रिस्पेक्ट में बताऊंगा कि जैसे ये बेस हमने NaOH यूज किया था, तो ये जो है पूरे एल्डिहाइड और कीटोन को कंप्लीटली जो है इनोलाइज नहीं कर पाता, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कंप्लीटली इनोलाइज कर दे, तो इसलिए कम अमाउंट में ही इनोलेट आयन बनता है। अब आप पूछेंगे कम अमाउंट में अगर इनोलेट आयन बनता है तो रिएक्शन कैसे होती है? जितना बना ली-चाइटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो जो है फर्दर रिएक्ट करता है, देन वो प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम में होती है बनने की, ठीक है। तो जैसे बनता रहता है वो फर्दर रिएक्शन करता रहता है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो जो है और ये इनोलेट आयन हमारे पास बनता रहता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि NaOH जो है इतना बेसिक नहीं है कि वो कंप्लीटली एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को या फिर कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन को मतलब उन्हें ये इनोलाइज कर दे, ठीक है। फिर कीटोन गिव्स एल्डोल रिएक्शन विद लेसर ईज एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। इसका रीजन क्या है कि एल्डिहाइड्स में मोर इजीली हो जाती है ये रिएक्शन, लेकिन बेस कैटालाइज मतलब एल्डिहाइड्स में ये रिएक्शन जो है इजीली हो जाती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेस कैटालाइज, बट कीटोन में नहीं। देखो अभी अगर मैं ये एक एल्डिहाइड ले लूं और एक ये कीटोन ले लूं, मैं रिएक्टिविटी की बात है तो एल्डिहाइड और कीटोन में जब हम रिएक्टिविटी चेक करते हैं तो ऑब्वियसली ये ज्यादा रिएक्टिव है इससे एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ H है, यहाँ CH3 है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज कम होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाता है इसका। सेकंड फैक्टर, यहाँ CH3 ग्रुप है तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे फर्दर जो है फिनाइल ग्रुप लगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, बट यहाँ पर H है और एल्डिहाइड में तो यही CHO ग्रुप ही रहेगा ना, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर नहीं है। तो दो फैक्टर हैं, एक तो जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है कीटोन का वो कम होता है और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, इसलिए कीटोन्स की एल्डोल रिएक्शन विद लेसर ईज एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स में जो है इजीली हो जाती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एज कंपेयर टू कीटोन्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन फर्दर दो टाइप की है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड क्रोस्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड क्रोस्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कब कब होंगे? अगर हमारे पास, देखो मैंने बोला था आपको मैकेनिज्म स्टार्ट किया था जब कि हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए पूरे मैकेनिज्म को लिखने के लिए, मतलब पूरी रिएक्शन को होने के लिए दो मॉलिक्यूल्स चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन के। अब अगर वो दो मॉलिक्यूल सेम है, दोनों सेम है, तब ये पॉसिबिलिटी है, और अगर वो मॉलिक्यूल डिफरेंट है तब ये पॉसिबिलिटी। सेम मॉलिक्यूल जैसे मैंने दो सेम एल्डिहाइड ले लिए, यहाँ एसिटाल्डिहाइड है, दोनों सेम ले लिए, यहाँ पे दो सेम कीटोन ले लिए मैंने, ठीक है। अभी देखो एल्डिहाइड के केस में कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहाँ देखो इनोलाइज करो इन्हें तो इनोलेट आयन बनेगा, दोनों सेम है तो एक इनोलेट आयन बनेगा, और फर्दर दोनों सेम ही सबस्ट्रेट है तो किसी पे भी अटैक हो जाए तो हमें यहाँ जो है एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। फर्दर देखो सेम कीटोन और साइड भी कोई मर्जी साइड ले लो इसकी जिसे इनोलाइज कर सको, दोनों सेम है और सेम ही सबस्ट्रेट है तो यहां भी हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और यहां देखो अब ये तो था सिमेट्रिकल कीटोन, ये वाला जो टाइप है, देखो यहां पर जो एग्जांपल ये वाला है, ये वाला ये है
सिमेट्रिकल का, राइट, दोनों CH3 है, सिमेट्रिकल कीटोन। लेकिन ये अगर अनसिमेट्रिकल हो, ये वाला अभी अनसिमेट्रिकल ले लिया, लेकिन मॉलिक्यूल सेम रहना चाहिए ना, तो अनसिमेट्रिकल ये भी सेम अनसिमेट्रिकल ले लिया। तो अब यहां अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो कितने जो है प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो यहां देखो इनोलाइज करेंगे तो कौन कौन सी साइट है, एक ये वाली साइट है और एक ये, दो साइट है जो इनोलाइज हो सकते हैं। तो फर्दर जो है आप देखो दो इनोलेट आयन पॉसिबल है, कि यहाँ का एक यहाँ का। पर्टिकुलरली जब हम NaOH यूज करेंगे तो जो है दो यहां से पॉसिबल, वो इस पे अटैक करेगा तो यहां पर दो प्रोडक्ट्स बनने, राइट। अब ये हो गया। तो जब भी दो सेम मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें जो है उस रिएक्शन को हम, उस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन अगर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं कीटोन्स दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तब हम बोलते हैं क्रोस्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो देखो अभी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मैंने लिया, वो दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल एल्डिहाइड ले लिया मैंने, कि एक है एसिटल्डिहाइड, एक है ये वाला, ठीक है, प्रोपेनल्डिहाइड हो गया एक। तो ये देखो इसका, तो इसमें देखो अगर आप प्रोडक्ट देखें यहां से इनोलाइज हो सकता है, ये एक साइड ये है, इसमें एक साइड ये है, दो है। तो ये वाली साइड जो है ये इनोलाइज होगी और ये मॉलिक्यूल इसी के साथ रिएक्ट कर दे, एक प्रोडक्ट आ गया। ये इनोलाइज होकर इसके साथ रिएक्ट कर दे, दूसरा प्रोडक्ट आ गया। ये इनोलाइज होकर इसी के साथ रिएक्ट कर दे, तीसरा प्रोडक्ट आ गया। ये इनोलाइज होकर इसके साथ रिएक्ट कर दे, एक और। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ, ठीक है, यहां बनेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ऐसे एसीटोन लिया और अलग से कीटोन लिया, डिफरेंट कीटोन हो गए ना, ये वाले डिफरेंट मॉलिक्यूल है, डिफरेंट कीटोन लिए, तो इसमें भी जो है मिक्सचर ऑब्टेन्ड होगा। क्योंकि देखो इनोलाइज कहां से हो सकता है, ये हो सकता है इनोलाइज, इसके साथ रिएक्शन एक प्रोडक्ट, ये यहां से इनोलाइज हो सकता है। ये दोनों चीजें अपने ही साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे सकती है, इसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट। तो इतनी पॉसिबिलिटी तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हुए हमारे पास। इसमें भी फर्दर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकता है। तो यहाँ देखो इनोलाइज होके इसी के साथ रिएक्शन एक प्रोडक्ट, ये इनोलाइज हुआ इसी के साथ रिएक्शन दूसरा प्रोडक्ट, ये इनोलाइज हुआ इसके साथ रिएक्शन तीसरा प्रोडक्ट। तो यहाँ जो है यहाँ भी हुआ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अभी आपने देखा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में इन दो केस में तो हमें पर्टिकुलरली एक एक प्रोडक्ट मिला। तो ऑब्वियसली ये सिंथेटिक यूटिलाइज कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें सिंगल प्रोडक्ट ही बनाने होंगे ना। तो इसमें हमें दो मिले हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम है हमारे पास, प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली चैलेंज है। इसमें भी हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यहाँ भी चैलेंज। तो इसलिए देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसकी जो सिंथेटिक यूटिलिटी है वो बहुत कम है। लेकिन इसे इंप्रूव कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पर मैं जो है इससे नेक्स्ट या आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, दैट हाउ टू कंट्रोल एल्डोल रिएक्शंस। ओके, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे जो है हम इन सबको कंट्रोल करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं, या फिर मैक्सिमम दो तक। और मेजर माइनर अगर हमें मिल रहे हैं तो हम फिजिकल मेथड्स लेके, जैसे क्रोमेटोग्राफी का यूज करके उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में या फिर कहें मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसकी वजह से उसकी सिंथेटिक यूटिलिटी जो है वो बहुत कम है। लेकिन इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी बढ़ाई जा सकती है, वो कैसे, कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हों तो इससे जो है हम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स में बन सकते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑफ ग्रेट सिंथेटिक यूटिलिटी, मींस क्रोस्ड और मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैन बी ऑफ ग्रेट सिंथेटिक यूटिलिटी इफ, पहली कंडीशन क्या है, वन पार्टनर ओनली मस्ट बी कैपेबल ऑफ इनोलाइजेशन। मतलब दो मॉलिक्यूल चाहिए हमें रिएक्शन के लिए, उनमें से एक जो है इनोलाइजेबल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, द अदर पार्टनर मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ इनोलाइजेशन, मतलब दूसरे जो है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसमें इनोलाइजेशन पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए दूसरे के पास, एंड बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन द इनोलाइजेबल पार्टनर,
और जो दूसरे वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे मोर इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए एज कंपेयर टू द इनोलाइजेबल पार्टनर, जो कि फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो देखो इसका एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है। तो देखो वन पार्टनर ओनली मस्ट बी कैपेबल ऑफ इनोलाइजेशन। तो इन दोनों में देखो अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, सिर्फ एक पार्टनर के पास है, मतलब एक मॉलिक्यूल के पास है, तो ये वाली सेटिस्फाइड। द अदर पार्टनर मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ इनोलाइजेशन। अदर पार्टनर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, तो इट इज इनकैपेबल ऑफ इनोलाइजेशन एंड बी मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन द इनोलाइजेबल पार्टनर। आपको पता है ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, और एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स। तो ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होते हैं, तो ऑब्वियसली क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए और हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो इसका हम रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं कि देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो कीटोन है ये इनोलाइज होगा बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां इनोलेट आयन। ठीक है, ये इनोलेट आयन बन गया। फिर ये इस पे सेकंड मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करेगा, सेकंड स्टेप की बात है। तो यहां पर मैं बना रहा हूं एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो देखो ये इनोल अटैक करेगा इस पर, फिर जो है क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर हमें, डबल बॉन्ड O सिंगल C नाइट्रो ग्रुप, और यहां पर O नेगेटिव। उसके बाद देखो OH ने H लेके वोटर निकाला था यहां पर, तो अब यही वोटर में से H जो है, ये जो पार्ट है H पे अटैक कर रहा है और हमें पर्टिकुलर मिलेगा प्रोडक्ट ये यहां पर, ये वाला C डबल बॉन्ड O दिस OH नाइट्रो। ठीक है, हमें ये पर्टिकुलर मिल गया। उसके बाद बेसिक कंडीशन में हो रही है रिएक्शन, फर्दर डिहाइड्रेशन। अब इसमें कौन सा मैकेनिज्म लगेगा, बेसिक मीडियम में हो रही है तो इसमें इवन सीबी मैकेनिज्म लगेगा, इवन सीबी एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो अगर आप सही से लिखना है आपको, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, तो अब देखो बेस तो है इसमें प्रेजेंट OH नेगेटिव, तो वो जो है इसके H को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये देखो मैं ये स्टेप बना रहा हूं डायरेक्ट, NO2। उसके बाद देखो यहाँ कार्बन आयन भी आप पहले जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली दिखा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। उसके बाद क्या होगा, जब ये कार्बन आयन वापस आएगा ये यहां जाएगा और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप चला जाएगा, तो हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जो कि इस रिएक्शन से है। तो ऐसे जो है आपको हर मॉलिक्यूल का मैकेनिज्म आप लिख सकते हो जिसमें ये सब कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हों। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूं कि ये है मेरे पास मॉलिक्यूल, और इसके साथ मैंने ले लिया एक एसिटाल्डिहाइड। क्या इस पे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पॉसिबल है?
सोचिए, आप पॉज कीजिए वीडियो को, सोचिए इस पे एल्डोल रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? रीजन क्या है इसका? पहला, ये जो कीटोन है, ये जो है बहुत हिंडर्ड है, ठीक है। और पहला, अगर आप सिंपल कीटोन लो, वो तो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होंगे ही एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, बिकॉज एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। लेकिन ये देखो हिंडर्ड है ऑलरेडी, और कंजुगेटेड सिस्टम भी है इसके साथ साथ, तो ये जो डेल पॉजिटिव है और कम हो गया, तो ये हिंडर्ड है, इसके साथ साथ लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इस पे तो रिएक्शन नहीं हो सकती। तो फिर बचा ये NaOH की प्रेजेंस में इसका क्या होगा? इसका इनोलेट बनेगा, O नेगेटिव डायरेक्ट बना दिया मैंने। उसके बाद क्या होगा? इस पे तो रिएक्शन हो नहीं सकती, तो ये इसी के मॉलिक्यूल पर फर्दर जो और मॉलिक्यूल्स में पड़े हैं, मतलब रिएक्शन मिक्सचर में और मॉलिक्यूल्स हैं, उस पर रिएक्ट करेगा, और ये जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये हुआ O नेगेटिव, बेसिकली ये था H, C डबल बॉन्ड O, ये हुआ H, ठीक है। उसके बाद ये इनोलेट जब बना था, वाटर बना था, इसने H लिया इसका, तो ये OH, फर्दर हीट कर दो इसे, बेसिक मीडियम में है, कौन सा मैकेनिज्म होगा? इवन CB। अब मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं इसका। तो ये जो है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये आया आपके पास। तो इसी की सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगी। अगर बाई चांस तो किस वे में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में, वो आपको ध्यान रखना है कि फर्दर इसके साथ रिएक्ट करने का पूछा गया है या सेल्फ कंडेंसेशन का पूछा गया, क्या पूछा गया है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स का पता है सभी का, तो आप जो इजीली उसका जवाब दे सकते हैं, राइट आंसर दे सकते हैं। ओके, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, NaOH के प्रेजेंस में, तो क्या एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा? एक्चुअली क्या है कि ये फॉर्मल्डिहाइड जो है ये बहुत रिएक्टिव है। आपको पता है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ठीक है। और इस एल्डिहाइड में नॉर्मल 1 कार्बन 2 कार्बन एल्डिहाइड है ये, तो इसमें जो देखो CH3 का प्लस आई है, तो डेल पॉजिटिव इसका और डेल पॉजिटिव इसका, इस पे ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे प्लस साइड इफेक्ट है मिथाइल का, इस पे नहीं है वो चीज, तो ऑब्वियसली ये मोर रिएक्टिव है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये इनोलेट जनरेट करता है, जैसे इनोलेट जनरेट करता है, ये रिएक्ट करता है टू गिव CO नेगेटिव CH2 COH, ठीक है। फर्दर अब जब इनोलेट बना था, वाटर निकलता है, HOH से इसने वाटर लिया, CH2 OH, CH2 ऐसे बना दिया मैंने। अब देखो जैसे ही ये बेस जो है इसका हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करता है यहां पर, और ये एनायन जनरेट करता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन मतलब इवन CB मैकेनिज्म जो है काफी स्लो होता है, तो उसकी वजह से देखो अब ये जो है यहां पर है CH2, यहां पर है OH, तो डिहाइड्रेशन होने से पहले ही ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रिएक्ट कर जाता है फर्दर फॉर्मल्डिहाइड से। क्यों? क्योंकि बहुत रिएक्टिव है ये, तो ये फर्दर इससे रिएक्ट करता है टू गिव दिस इज CH2OH, अब ये जो कार्बन है यहां पर, एंड देन CH2OH, ऐसे ही फर्दर यहां पे एक हाइड्रोजन बच गया, ये फर्दर रिएक्ट करता है OH नेगेटिव के साथ और फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, और फाइनली जो है फिर जो है जो प्रोडक्ट आता है, देखो एक बहुत है, उसके बाद जो है HCHO जो है यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया, और HCHO जो है NaOH के प्रेजेंस में कैनिजेरो रिएक्शन देता है,
तो फर्दर जो है एक डाइएराइन स्पीशीज बनाता है। मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा ये कैसे बनाता है। ये डाइएराइन स्पीशीज ये बनाता है। तो ये जो स्पीशीज है इसके साथ रिएक्ट करती है। आप इसका मैकेनिज्म लिख के देखना है क्या आएगा, ठीक है। तो मैं फाइनल लिख रहा हूं। फाइनली हमें क्या मिलता है, CH2OH, CH2OH, CH2OH एंड CH2OH। हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो देखो, तो एक स्टेप में जाके डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट हमें नहीं मिला, उसके बाद जो है फर्दर रिएक्ट करता गया, ठीक है। तो ऐसे जो है इसकी फिर सिंथेटिक यूटिलिटी नहीं रहती कि जहां तक हमें चाहिए वो कि वो रिएक्ट करे, फर्स्ट स्टेप तक रिएक्ट करे, उसके बाद ना करे, ताकि हमें अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट मिल जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, तो जनरली जो है फिर इसे अवॉइड करते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग से आपको कहा था कि एक मैकेनिज्म को पूरा करने के लिए हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए, यानी रिएक्शन को होने के लिए दो मॉलिक्यूल चाहिए। लेकिन अगर सिंगल मॉलिक्यूल में ही दोनों साइट हो, यानी कि एक इनोलेट बन सके या इनोल बन सके और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो, विद इन द सेम मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो, तब होगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब तक जितने भी एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं वो इंटरमोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के हैं। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के कुछ की पॉइंट्स हैं, वो क्या है? अकरिंग विद इन सेम मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली विद इन द मॉलिक्यूल ही दोनों सेंटर होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और जो एक इनोल फॉर्मेशन होगी वो, ताकि न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर सके और पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे सके। इसके साथ साथ these intramolecular aldol condensation reactions are faster than intermolecular aldol condensation reaction। फास्टर क्यों है? क्योंकि देखो विद इन द मॉलिक्यूल दोनों सेंटर होंगे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या, जैसे ये एक एग्जांपल है, तो अगर इसमें इनोल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इनोल बना दिया, तो विद इन द मॉलिक्यूल ही रिएक्शन हो जाती है। तो ये रिएक्शन फास्ट होती है, साइट दूर नहीं है, विद इन द मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल में है, तो इसलिए फास्ट होती है रिएक्शन, ठीक है। और ये वाला फिर थर्ड है कि इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जिन इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से 5-6 मेंबर्ड जो है रिंग मिलेंगे प्रोडक्ट में, और कुछ इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से 7 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड या 3 और 4 मेंबर्ड रिंग्स मिलेंगे, तो कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा? तो उसके बारे में कि इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस गिविंग 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स आर प्रेफर्ड, कि जिसमें 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी उन्हें प्रेफरेंस देनी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ठीक है, रेदर देन गिविंग हाईली स्ट्रेन्ड 3 और 4 मेंबर्ड। तो अगर 3 और 4 मेंबर्ड रिंग बनती है, आपको पता है कि वो हाईली स्ट्रेन्ड होती है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर 7 और 8 मेंबर्ड रिंग या 10 मेंबर्ड रिंग भी बनती है, तब भी 5 और 6 मेंबर्ड के कोरस्पॉन्डिंग ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट आएगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल है, अब देखो इसमें कितनी साइट्स हैं इनोलाइजेशन के लिए। फर्स्ट साइट, इस कार्बोनिल को देखो, फर्स्ट साइट, सेकंड साइट, इस कार्बोनिल को देखो, फर्स्ट साइट, सेकंड साइट, तो ये 4 है। अगर आप ध्यान से इस मॉलिक्यूल को देखें तो आप कहीं से इनोलाइज कर लो और क्लोज कर दो, इससे सेम प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि ये साइट सेम है, ठीक है। ये चीज देखना आप, पर्टिकुलर प्रोडक्ट इससे बना के देखो, इससे बना के देखो, इससे बना के, इससे सेम प्रोडक्ट आएगा। तो मैं जो है इस साइड को लेता हूं इसके, ठीक है। अभी देखो इसमें है कि H पॉजिटिव में क्या होगा इसका, तो मैंने क्या किया, अब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में जो है इसका इनोल बना दिया। देखो मैंने यहाँ पर यहीं पर कर दिया, इसका इनोल बना दिया मैंने, ठीक है। अब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, प्रोटोनेट हो जाता है, राइट। तो अब देखो ये यहाँ ये इस पे अटैक करेगा और ये जो है पर्टिकुलर यहां जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो ये कितने मेंबर रिंग बना, यहां से ये वाला रिंग क्लोज होगा 1 2 3 4 5, तो यहां पर बना 5 मेंबर रिंग, ठीक है। अब ये कितने मेंबर बना, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, तो ये जो है 7 मेंबर रिंग बना दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर है जो आपका OH बना है, उसके साथ साथ यहाँ जो है आपका डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ बेस तो है ही नहीं, एसिड तो है ही, तो ठीक है, इसे प्रोटोनेट करेगा फर्दर। ये पॉजिटिव आया, यहां से ऑब्वियसली H पॉजिटिव जाएगा, और ये मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं यहां पर 5 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड O एंड दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो है इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका। देखो मैंने विद इन द सेम मॉलिक्यूल दोनों साइड थी, मैंने यही मैकेनिज्म बनाया, इनोल बनाया, इस पे अटैक कराया, और ये जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ गया इसका, ठीक है। और ये जो है देखो एसिड के प्रेजेंस में है, तो डिहाइड्रेशन जो है फिर से वो जो है इवन एलिमिनेशन के थ्रू होगी। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट दिखाया है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे दिखाओगे कार्बोकेटायन, देन ये H पॉजिटिव जाएगा, टर्शरी है, स्टेबल है, ये जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगी, ठीक है। ये वाला एग्जांपल। इसके साथ साथ अब देखो मैं दूसरे एग्जांपल देता हूं। देखो अगर एग्जांपल दूं मैं इसका, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये H2SO4 के प्रेजेंस में बता क्या रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या होगा इसका। तो देखो पहले साइट देखनी है आपको विद इन द मॉलिक्यूल। ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, कीटोन यहां पर है, इसकी साइट कौन कौन सी है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, इसकी ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, दोनों सेम है ना, तो कोई सा उठा लो, यहां से बना लो, चाहे यहां से बना लो, यहां से बना लो, चाहे यहां से बना लो, तो 2 पॉसिबल है ना इनोलाइजेशन साइट। तो एक काम करते हैं, इसके दोनों बनाते हैं। अब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में दोनों जब बनाए, तो मान लिया मैंने पहला बना लिया इसके उसमें कि यहां पे बनता है, राइट, ठीक है। तो पहला बनाते हैं C डबल बॉन्ड O, ये जो है OH, मैंने इस कोर्सपॉन्डिंग पे बना लिया पहला, ठीक है। इसे मैंने नाम दे दिया A, so HA एंड दिस इज HB। तो यहां पर जब HA किया और यहां पे जब HB है, राइट, ठीक है। अब जब HB निकाल देंगे तब क्या है पॉसिबिलिटी, डबल बॉन्ड O। अब HB में देखो ये जो है ये बनेगा पर्टिकुलर, ठीक है, ये वाला बन गया। अब फर्दर रिएक्शन करो, अब इसे क्लोज ही करना है, तो आपको क्या करना है, देखो इसको मैं क्लोज करता हूं, ये यहां जाएगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड देन फर्दर ये, राइट, ये वाला इसके पास जाएगा, ये फर्दर, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो अब यही है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाओ। यहां पर देखो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, तो यहां बनाओ 6 मेंबर रिंग, राइट। एक पर है CH3, ठीक है, एक पर जो है CuCH3 है, और यहां पर जहां CuCH3 है, CuCH3 के साथ जो कार्बन है, मतलब ये वाला कार्बन, ये अटैच है फर्दर इसके साथ जहां पे OH बनेगा, ठीक है। अटैक के बाद HOH से H भी लेगा, ठीक है, H लेके मैंने यहाँ OH बना दिया और इसके साथ अटैच है ये, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बन गया। इसकी डिहाइड्रेशन करो एसिड मीडियम में किसके थ्रू होगी, इवन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो अब इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाओ, ये बना, ये बन गया, ठीक है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाओ, जो अटैक करके आएगा एल्कोक्साइड, वो जो है H लेगा वाटर से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है ये, ठीक है। देखो अब कितने मेंबर रिंग बनी यहां, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8
8 मेंबर रिंग बनी, तो पहले 8 मेंबर रिंग बनाओ, ठीक है। लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 राइट, ठीक है। तो ये 8 मेंबर रिंग बन गई। उसके बाद देखो एक साइड है O नेगेटिव, OH बनेगा, तो मैंने यहाँ OH ले लिया और OH के साथ CH3 है, उसका एक कार्बन छोड़ के जो है यहाँ पे O राइट डबल बॉन्ड ये बनेगा, एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे, एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे, ठीक है। तो दूसरे पे मतलब यहाँ आएगी इसकी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बना है, तो इसकी नंबरिंग यहां से कर लो चाहे एक बार, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग है, ठीक है। इसकी फर्दर डिहाइड्रेशन करो, हीट, तो ये जो है 1 2 ठीक है, 8 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड O, ये अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी थी, 8 मेंबर रिंग बनी है और इसमें 6 मेंबर रिंग, तो कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा? अगर आपको ऑप्शन में पूछे हो ये वाले ऑप्शन देखो तो आप कौन सा टिक करोगे? ये वाला आंसर है, ये वाला, ये थर्ड के अकॉर्डिंग है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस गिविंग 5 और 6 मेंबर रिंग्स आर प्रेफर्ड ओवर 3 और 4 मेंबर रिंग जो कि हाईली स्ट्रेंड होती हैं या इन बिटवीन स्ट्रेंड होती हैं 8 to 13 मेंबर रिंग, तो उनकी कंपैरिजन में इसे प्रेफरेंस देनी है। तो ये जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन में बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर आपको कंसेप्ट समझ आते हैं ना तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, और समझने के बाद आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, ये है राइट, ठीक है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड ये किसकी प्रेजेंस में है? KOH की प्रेजेंस में है, और इसमें जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है ये वाला, ओके, ये वाला प्रोडक्ट दे रखा, ठीक है। तो आप ये बताओ कहां से ये प्रोडक्ट बना, कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं इसको, कि शॉर्ट मतलब ट्रिक बताऊंगा आपको कि कैसे निकालते हैं एकदम से इसे, कि कहां से इनोलाइज होगा। फर्दर साइड देखो आप कहां कहां पॉसिबल है। देखो फर्स्ट साइड, ये वाली साइड, इस कार्बोनिल के कंपैरिजन में ये वाली, इसके लिए ये वाली, ठीक है। तो अब देखो ये है A साइड इसकी, B साइड, C। अगर आप B से इनोलेट बनाते हो, आप B से बनाते हो तो इस पे अटैक करोगे, कितने मेंबर रिंग बनेगा? 1 2 3 4 मेंबर रिंग, तो B एंड फर्दर देखो इस पे अगर इनोलेट आप बनाते हो यहाँ, तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनेगा, तो B एंड C में तो 4 मेंबर बन रहा है आपके पास। और देखो जब आप D से वो करोगे, नहीं A से जब ये करोगे आप रिएक्शन, A से जब करोगे, A का इनोलेट बनाओगे, तब आपके पास जो है ब्रिज हेड एल्कीन आएगी। आप बना के देखना इसका, ब्रिज हेड एल्कीन। और आपको पता है एल्कीन को तो प्लेनरिटी चाहिए, लेकिन ब्रिज हेड पे वो पॉसिबल नहीं है, तो ये एक्चुअल में इम्पॉसिबल एल्कीन है, ये तो बन ही नहीं सकती। तो एक ही ऑप्शन बचा अब अपने पास, डी, कि जो है ये डी की साइड से इनोलाइज होगा, डी साइड गेट इनोलाइज। अब इसे कैसे कंफर्म करना है, देखो इतना करने के बाद पता चला। तो आप इसे डायरेक्ट प्रोडक्ट को देखो, ठीक है। हमारे पास क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो देखो कहां से मिलता है ये हमें? अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन से मिलता है, तो यहाँ कीटोन है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन से। तो यहाँ पे देखो बीटा हाइड्रोक्सी कैसे बना है, लो बना दिया, क्योंकि डिहाइड्रेशन यहाँ से हुई होगी ना, H गया OH गया, डिहाइड्रेशन होगी।
उसके बाद एंडोल कैसे बना होगा, ये देखो यहां से क्लीव करो, यहां से जब आप क्लीव करोगे तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड आपको पता ही है क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट किया होगा ये, और यहाँ इनोलेट बना लो O नेगेटिव। कैसे बना था ये O नेगेटिव यहाँ गया, इसने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ OH बना, तो ऐसे आपका एल्डोल बना था, मतलब कीटोल बना था। ठीक है, आपको पता चल गया। अब देखो यहां तक आपको पता है ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर O नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बेस के ब्रांच में था इसलिए नेगेटिव बना। OH बनाओ, टोटोमेरिज्म करो इसकी, तो क्या आएगा ये, और ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल आ गया, ये वाला C डबल बॉन्ड O CH CS2 CS2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन। ठीक है, CO एंड CS3। ठीक है, हाँ इसके साथ ये भी है, ये वाला। ठीक है, हाँ ये वाला भी है क्योंकि ये वाली बॉन्ड भी है ना, इसके साथ ये भी। हालांकि फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहीं पर जो है इनोलाइज हो गए, तो ऐसे जो है ट्रिक से भी पता कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका सॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जितनी ज्यादा आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते जाएंगे। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नहीं पता है, आप बिगिनर हैं, कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाई यू आर रीडिंग इट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्री, तो ये सब जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां मैंने लिंक दे रखे हैं जो मैंने क्लेडिंग के फर्स्ट चैप्टर पर वीडियोस बनाए हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।